नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। उसमें मुगल काल और सल्तनत काल यानी कि मध्यकालीन भारत में कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य इनके विषय में अध्ययन करेंगे। उसमें मध्यकालीन से तात्पर्य सल्तनत काल और मुगल काल दोनों समय में जो कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। उस सबसे पहले कृषि। मध्यकालीन भारत में भूमि के स्वामित्व के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। समकालीन यूरोपियन यात्री सम्राट को भूमि का स्वामी मानते हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान हबीब का मत है कि भूमि का स्वामी न तो सम्राट था और न किसान। कुछ परिस्थितियों में उसका अधिकार मिल्कियत का था, अर्थात सिद्धांत भूमि का स्वामी सम्राट था, परंतु व्यावहारिक रूप से भूमि पर काश्त करने वाले जब तक वो लगान देते रहते थे तब तक वे भूमि के मालिक बने रहते थे। सामान्य रूप से किसान न तो भूमि को बेच सकता था और न उससे अलग हो सकता था। डॉक्टर नोमान अहमद सिद्दीकी का कहना है कि कृषकों को जमीन बेचने और बंधक रखने जैसे अधिकार नहीं थे, फिर भी कृषकों का एक वर्ग जिसे मौरूसी कहा जाता था इस प्रकार के अधिकारों का दावा करता था, जिन्हें दखलदारी का अधिकार, ऑक्यूपेंसी राइट्स कहा जा सकता है। सामान्यतः उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था और उनके वंशजों का उनके खेतों पर उत्तराधिकार होता था। साथ ही ऐसे किसान भी थे जो जमींदारों की अनुमति से खेत जोतते थे और उन्हें जमींदार इच्छा अनुसार कभी भी बेदखल कर सकते थे। वस्तुतः कृषकों का वर्गीकरण कई स्तरों एवं श्रेणियों में हो सकता था। किसान यदि अपनी भूमि को छोड़कर अन्यथा चला जाता तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश थे कि उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आए। औरंगजेब के काल में बहुत से किसान ताल कोकण से भागकर जमींदार के पास चले गए। उनको जबरदस्ती वापस लाकर 600 गांवों में बसाया गया था। मुगल काल में भूमि को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक खालसा भूमि और दूसरी गैर खालसा यानी जागीर, सारण आदि। अकबर के शासनकाल में जागीरदार अर्ध स्वतंत्र शासक थे। सम्राट का उनके आंतरिक शासन पर में अधिकार नहीं था और वे उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करता था। खालसा भूमि सीधी सम्राट के नियंत्रण में थी। माल गुजारी निश्चित करने के लिए भूमि को पोलज, ये सोलज नहीं है, ये पोलज है, पोलज, प्रति, चाचर व बंजर में बांटा गया था। यह वर्गीकरण भूमि को जोतने पर आधारित था। पोलज वे भूमि थी जिसे प्रत्येक वर्ष जोता जाता था। प्रति को कुछ समय के लिए बिना जोते ही छोड़ दिया जाता था। चाचर भूमि 3-3, 4-4 साल के लिए अनजूती छोड़ दी जाती थी और बंजर भूमि वे थी जिस पर 5 साल से अधिक समय तक कोई उपज नहीं होती थी। प्रथम दो प्रकार की भूमियों पोलज तथा प्रति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, अच्छी, मध्यम और खराब। इन तीन श्रेणियों की प्रति बीघा औसत उपज को पोलज अथवा प्रति के प्रति बीघा की सामान्य उपज मान लिया गया था। इन दोनों श्रेणियों की भूमि में विशेष अंतर नहीं था, क्योंकि जिस वर्ष भी प्रति भूमि पर खेती की जाती थी उसकी उपज पोलज के समान ही हुआ करती थी। चाचर भूमि में जब पहले साल खेती होती थी तो निश्चित दर का 2/5 भाग लिया जाता था और 5 साल खेती होने के पश्चात उस पर सामान्य दर से माल गुजारी वसूल की जाती थी। इसी प्रकार बंजर भूमि पर भी 5 साल के बाद पूरी दर से माल गुजारी वसूल की जाती थी। भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। खेती प्राचीन ढंग से ही की जाती थी। हल, कस्सी, खुरपी, पटेला, हंसियाँ, बैलों की जोड़ी अन्नोपार्जन के काम में लाए जाते थे। सिंचाई के लिए नहरें बहुत ही कम थी। खेती वर्षा पर निर्भर थी। अतः भगवान इंद्रदेव की कृपा के सभी अभिलाषी थे।
वर्षा के अभाव में प्रजा संतप्त हो जाती थी, अन्यथा जीवन बड़ा सरल, परिवर्तन शून्य तथा अनुन्नतिशील था। किंतु ग्राम समुदाय अपने में पूर्ण थे। ग्रामवासियों की आवश्यकताएं गांव में ही पूर्ण हो जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपना नियत कार्य करता था। किसान खेत जोतता था, बोता तथा काटता था। उस समय खेतों का क्षेत्रफल कितना होता था यह बताना बहुत मुश्किल है। मुख्य फसलों में गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई आदि थी। फलों में आम, अंगूर, अनार, केले, खरबूजा, अंजीर, नींबू, खिरनी, जामुन आदि थे। औषधिक जड़ी बूटियां, मसाले और सुगंधित काष्ठ काफ़ी मात्रा में पैदा किए जाते थे और भारत के बाहर उनका विक्रय होता था। अनाज भंडार संचित करने का सामान्य तरीका गड्ढों या खत्तियों में रखने का था, जिससे अनाज बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। दिल्ली के सुल्तानों ने भारतीय फलों की उपज में वृद्धि की और उनकी किस्म सुधारने के अनेक प्रयास किए थे। मुगल सम्राट अकबर यह अनुभव करता था कि राज्य की समृद्धि किसानों की संपन्नता पर निर्भर है, क्योंकि एक ओर तो राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था और दूसरी ओर राज्य की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी। इसलिए उसने किसानों को हर संभव प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। किसानों को अच्छी फसलों जैसे गन्ना, नील, अफीम, मसाले आदि उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। राज्य तकाबी के रूप में किसानों को ऋण देता था और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा दुर्भिक्ष या अन्य किसी दैवी प्रकोप से फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर से उस क्षेत्र का भूमिकर माप कर किसानों की आवश्यक सहायताएं दी जाती थी। इसके साथ ही फसलों को हुई क्षति का विवरण भी रखा जाता था। जब अधिक वर्षा या बाढ़ के कारण भूमि बिना जोती रह जाती थी, तब किसानों को भीषण कष्ट होता था। ऐसे कष्ट के समय में भी राज्य किसानों की मदद करता था। सरकारी कर्मचारियों का आदेश था कि वे किसानों से कोई अतिरिक्त कर वसूल न करे तथा उनके साथ उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करे। यदि सैनिक अभियानों के समय किसानों की फसलों को किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़ती थी, तो राज्य उस क्षति की पूर्ति करता था। कुछ मामलों में अकबर ने अपने अभियानों के समय खड़ी फसल को क्षति से बचाने के लिए सशस्त्र सैनिकों की नियुक्ति नहीं की, वरन सेना के कारण हुई क्षति का नगद भुगतान भी किया गया। किसानों की स्थिति के बारे में डॉक्टर कुरैशी का मत है कि मुगल काल में वे खुशहाल थे। इनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी की जाती थी और राज्य की ओर से कृषि के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाता था। अधिक से अधिक भूमि को उपज के योग्य बनाने के लिए राज्य प्रयत्नशील रहता था। अनेक प्रकार की अच्छी फसलें उगाने का राज्य प्रयत्न करता रहता था। जैसे अकबर ने आलू की फसल तैयार करवाने का प्रयत्न किया था तथा जहांगीर ने अनेक प्रकार के अंगूरों की उपज करवाई थी। तंबाकू और तरबूज भी पैदा किए जाने लगे और मोहम्मद रिदा को, जिसने पहली बार तरबूज उगाए थे, सम्मानित किया था। मोहम्मद रिदा पहली बार तरबूज। डॉक्टर कुरैशी ने यह भी लिखा है कि मुगलों के लिए उपज को बढ़ाना आवश्यक भी था, क्योंकि गेहूं और चावल का निर्यात किया जाता था। इसके लिए आवश्यक था कि उपज को बढ़ाया जावे, जिससे कि आंतरिक मांगों की पूर्ति के बाद निर्यात के लिए जिन्स बच सके। क्योंकि जनसंख्या कम थी और आनुपातिक रूप में किसानों की भी संख्या कम थी, इसलिए यदि उपज में किसी प्रकार की कमी आती तो इसका कुप्रभाव उद्योगों पर पड़ना निश्चित था, जिससे निर्यात को धक्का लगता था। इसलिए राज्य इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था कि उपज में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, जिससे निर्यात की मात्रा में किसी प्रकार की कमी न आवे। दूसरी ओर पेल सर्ट डॉक्टर कुरैशी के मत का समर्थन नहीं करते।
पेलसर्ट के अनुसार जहांगीर के समय किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके घरों में केवल दुखों और विपत्तियों का स्थान था। कश्मीर के लोग मोटा चावल खाते थे। बिहार के ग्रामीण केसरी दाल खाने को बाध्य थे, जिससे वे रोगग्रस्त रहते थे। मालवा के लोगों को गेहूं के आटे की व्यवस्था करना बहुत कठिन था, जिससे वे ज्वार के आटे का प्रयोग करते थे। डॉक्टर नोमान अहमद सिद्दीकी का भी मानना है कि मुगल काल में किसानों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। किसान को भूमि की पैदावार के अनुसार 1/3 से लेकर आधा तक भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। मूल भू राजस्व की मांग के अतिरिक्त उसे चुंगियों, कैसेज तथा अनुलाभों के रूप में कुछ और भी देना पड़ता था। यह वसूली भू राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों में की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तलबाना और सेनामी जैसे चुंगियां जमींदारों से ली जाती थी, जो आमतौर पर अपना भार किसानों पर डाल देते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय ढांचे का दुष्प्रभाव भी किसानों पर पड़ता था। छोटे ओहदे वाले मनसबदारों को महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते थे और उन्हें भू राजस्व संग्रह हेतु थोड़ी सेना रखने की अनुमति थी, परंतु ये सेना विद्रोहियों को आतंकित करने के लिए ये पर्याप्त होती थी। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी वो पदोन्नति की लालसा से जमा में वर्दी दिखाने को उत्सुक रहते थे। फलस्वरूप वे रेती जमींदारों के साधनों की जानकारी कर उन पर अधिक कर निर्धारित कर देते थे। जमींदार अपना सारा भार किसानों पर डाल देते थे और किसान इन अत्याचारों को सहन करते थे। जब उन पर अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता था, तब वे रेती जमींदारों के क्षेत्रों को छोड़कर जोर तलब जमींदारों के इलाकों में चले जाते थे। यहाँ पर उन्हें रेती जमींदारों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुविधा मिलती थी। इससे किसानों की दयनीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इजारादारी के व्यापक प्रचलन से भी किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इजारादारी का मतलब होता ठेकेदारी प्रथा, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान इजारा लेने वाले व्यक्ति की दया पर निर्भर थे, जिनका उद्देश्य किसानों से अधिक कर वसूल करना होता था। अतः साधारण किसान तो साधन संपन्न तो हो ही नहीं सकते थे। वे प्राय जैसे जैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। डॉक्टर कुरैशी ने भी किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसानों द्वारा घोर परिश्रम करने के बाद फसल तैयार होती थी, लेकिन भू राजस्व व अन्य करों व चुंगियों को चुकाने के बाद उनके पास इतना अनाज भी बड़ी मुश्किल से बचता था कि वे अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सके। किसानों के इस शोषण के विरुद्ध छुटपुट विद्रोह होते थे, परंतु उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाता था। औरंगजेब के काल में सतनामियों और जाटों के विद्रोह इसकी पुष्टि करते हैं। इन विद्रोह के लिए जहाँ धार्मिक कारण उत्तरदायी थे, वहाँ किसानों के असंतोष ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किसान तीव्र शोषण को सहन कैसे कर लेते थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि उस समय खेती योग्य भूमि प्रचुरता से उपलब्ध थी और जनसंख्या कम थी। इस कारण परिश्रमी किसान अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर अपनी उपज को बढ़ाता रहता था। अपनी अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति व जंगल से लकड़ी आदि काट कर पूरी कर लेता था। जानवरों को आसानी से चरा लेता था और कुटीर उद्योगों की सहायता से रही सही कमी की पूर्ति कर लेता था। इसलिए शोषण होने पर भी वह खेती करता रहता था, जब तक कि शोषण की सीमा उसकी सहनशीलता की भावनाओं का गला न घोट दे। ऐसी स्थिति तब आती थी जब भू राजस्व की दर प्रतिवर्ष बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती थी कि किसान का जीना भी दूभर हो जाता था। नेक्स्ट है उद्योग धंधे। गांवों तथा शहरों में कारीगर तथा शिल्पी अपने पुराने पेशे को कायम रखते हुए भी उनके औजार भी वही थे और उनमें कोई विशेष तकनीकी के विकास नहीं हुआ था। उस समय में बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप में थे, जो पिता से पुत्र को कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किए जाते रहते थे। इस प्रकार देश के कई शहर और क्षेत्र अपने विशिष्ट और श्रेष्ठ उत्पादों के लिए मशहूर हो गए थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे, जो फारस देश के ढंग के अनुसार दिल्ली के शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शाही तथा दरबारी लोगों की जरूरत की चीज़ें बनाई जाती थी।
इनमें सुनार, किमखाव या रेशम तैयार करने वाले, कशीदाकारी करने वाले, चित्रकार, दर्जी, मलमल तथा पगड़ी बनाने वाले आदि अनेक प्रकार के कारीगर होते थे जो साथ मिलकर काम करते थे। प्रांतों में भी स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए गए थे। यहाँ प्रत्येक उद्योग का विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है, केवल कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें प्रमुख है जिनमें पहला है वस्त्र उद्योग। ये प्राचीन उद्योग था तथा आलोच्य काल में सबसे बड़ा उद्योग था जिसका विस्तार संपूर्ण देश में हुआ। इसके मुख्य केंद्र बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा और मालवा थे। सूरत, कांवे, पटना, बुरहानपुर और बाद में दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा जैसे मुख्य शहर भी विशेष प्रकार के कपड़े को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। नए प्रकार के कपड़ों में बेरामी, सान बफ, सीरी बफ और कुतने रूमी की शुरुआत हो चुकी थी। ढाका में बनी मलमल पूरे विश्व में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। इसकी श्रेष्ठता को देखकर विदेशी यात्री भी चकित हो जाते थे। सोनार गांव में अति उत्तम प्रकार की मलमल तैयार की जाती थी जिसके एक टुकड़े की कीमत 4,000 रुपये तक होती थी। उत्तम प्रकार की मलमल को बड़े सुंदर नाम दिए गए थे जैसे मलमल खास, बादशाह के लिए मलमल, सरकार आली, नवाबों के लिए निर्मित, आब ए रमान, जल प्रवाह, शबनम, ओस आदि। अपनी जटिल डिजाइनों के कारण ढाका में करगे पर तैयार किए गए कपड़े सबसे अधिक कीमत के होते थे। लाहौर तथा लखनऊ की चिक्कन भी बहुत प्रसिद्ध थी। समाना और सुल्तानपुर उत्तम वस्त्रों के लिए विख्यात है। जौनपुर तो आज भी उत्तम प्रकार की दरी तैयार के लिए विख्यात है। कालीकट के सिरोंज के कपड़े तो इतने बारीक होते थे कि उसे पहनने पर आदमी नंगा दिखता था। कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस रेशम उद्योग के मुख्य केंद्र थे। यद्यपि गुजरात में रेशम का उत्पादन नहीं होता था किंतु वहाँ रेशम बुनाई का अच्छा काम होता था। रेशम से तथा रेशमी, सुनहले, सोने तथा चांदी के मड़े सूतों से सूरत में दरिया तैयार होती थी। गुजरात भी किमखाव, बदला कुर्ता, कशीदाकारी के वस्त्र तथा किनारी, चांदीतार आदि के लिए प्रसिद्ध था। असम भी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण में कोयम्बटूर के समीप रेशम उत्पादन का एक बड़ा केंद्र था। देश में काबुल, कश्मीर तथा पश्चिमी राजस्थान में ऊन तैयार करने के प्रसिद्ध केंद्र थे किंतु उत्तम प्रकार की ऊन तिब्बत से आती थी। कश्मीर के शॉल बहुत मुलायम तथा गर्म होते थे। कश्मीर केवल शॉल बनाने का केंद्र नहीं था अपितु ऊनी वस्त्र, कंबल आदि तैयार करने का भी प्रसिद्ध केंद्र था। लाहौर, आगरा व पटना शॉल बनाने के अन्य केंद्र थे। ऊनी वस्त्र उद्योग के अन्य केंद्र बुरहानपुर, जौनपुर तथा अमृतसर थे। आलोच्य काल में रंगाई उद्योग भी उल्लेखनीय है। लाहौर और उसके आसपास नील का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। दिल्ली सूती वस्त्र रंगने में विशेष रूप से बांधनू की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था। बेना तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का रंगाई का काम अति उत्तम माना जाता था। दूसरे दर्जे की उत्तम रंगाई गुजरात में सरखेज तथा गोलकुंडा में की जाती थी। रंगाई के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद, फर्रुखाबाद तथा मछलीपट्टनम थे। बंगाल में ढाका तथा कासिम बाजार मुख्य थे। धातु उद्योग भारतीय लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, अभ्रक आदि विभिन्न धातुओं के उपयोग को भलीभांति जानते थे। धारियां, तलवारें, हथियार तथा बर्छी को बनाने में लोहे का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। भारतवासी लोहे को शुद्ध करने की प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित थे। समकालीन संस्कृत साहित्य में भिन्न प्रकार के लोहे के गुणों का विवरण मिलता है। सर्वोत्तम इस्पात का उपयोग तलवारों तथा बर्छों के निर्माण में होता था जिनकी अरब तथा फारस के देशों में बड़ी मांग थी। श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, वजीराबाद, बड़ौच, ढाका तथा चटगांव ऐसे केंद्र थे जहाँ नावें, रथ तथा लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अधिकांश नावें प्रयोग में लाई जाती थी। मुगलों के पास नियमित नौशक्ति नहीं थी अतः जहाज़ों के निर्माण को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता।
नहीं मिला। फिर भी लाहौर, वजीराबाद, कोरोमंडल तट पर मडापल्लम तथा नसीपुर में मालवाहक जहाज का निर्माण और उनकी मरम्मत होती थी। नेक्स्ट है कागज उद्योग। यद्यपि आलोच्य काल में कागज के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, तथापि यह उद्योग सुविकसित नहीं था। अमीर खुसरो ने कोरे तथा रेशम की भांति सम्मी तथा सीरियन कागज के दिल्ली में बनाए जाने का उल्लेख किया है। चीनी यात्री माहुआन, जिसने सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के राज्यकाल में बंगाल का भ्रमण किया था, ने वृक्ष की छाल से श्वेत चमकीले कागज के उत्पादन का उल्लेख किया है। बहुसंख्यक हस्तलेखों से भी कागज की उपलब्धता का प्रमाण मिलता है। इसके मुख्य उद्योग पटना, दिल्ली राजगीर, शहजादपुर तथा सियालकोट थे। सियालकोट में मानसिंगी खरपुरी कागजों के लिए प्रसिद्ध था। मानसिंगी कागज को इसकी रेशमी बनावट, श्वेत रंग तथा टिकाऊ होने से बहुत पसंद किया जाता था। लाहौर तथा आगरा में स्थापित शाही कारखाने में भी कागज का उत्पादन करते थे, परंतु सर्वोत्तम कागज कश्मीर में उपलब्ध था। विभिन्न प्रकार के कागज विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। शोभायुक्त कागज का उपयोग शाही फरमानों के लिए होता था। टिकाऊ प्रकार के कागज का प्रयोग व्यापारियों तथा दलालों के लेखों के निमित्त तथा बुद्धिजीवियों द्वारा होता था। और जिल्दसाजी के लिए मोटे तथा मजबूत कागज का प्रयोग होता था। सामान्यतः प्रांतों तथा बड़े नगरों के बाहर कागज बनाने का छोटा गांव होता था, जिसे कागजी मोहल्ला तथा कागजीपुर कहा जाता था। फर्रुखाबाद में भी अभी भी कागजी बाजार नाम की एक गली है। चमड़ा उद्योग। आलोच्य काल में चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामान की विशेष थे। घोड़ों के लिए काठी तथा लगाम, तलवार के लिए म्यान, जूते, पानी की मस्क आदि की अत्यधिक मांग थी। बंगाल में चमड़े का उपयोग विदेशों को निर्यात की जाने वाली चीनी की पैकिंग में किया जाता था। सिंध में बने चमड़े के सामान उत्तम माने जाते थे। दिल्ली में भी एक संपन्न चमड़ा उद्योग स्थापित था। केम्बे चप्पलों के लिए प्रसिद्ध था। केम्बे गुजरात अपने सोने और चांदी से कड़ी चमड़े की चटाइयों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ चमड़े की वस्तुएं बड़ी मात्रा में बनती थी, जिनका अरब देशों को निर्यात होता था। असम में जहाँ सांड तथा हिरण बहुत होते थे, यह उद्योग स्थापित हुआ। चीनी उद्योग। चीनी की खपत देश भर में पर्याप्त मात्रा में होती थी, क्योंकि भारतीय शुरू से ही मीठे के बड़े शौकीन होते थे। चीनी गन्ने से तैयार की जाती थी, जो कि लाहौर से आगरा के समस्त क्षेत्र में तथा बंगाल, अजमेर व मालवा में बहुत मात्रा में उपजाया जाता था। उत्तम प्रकार की चीनी लाहौर, दिल्ली, बयाना, कालपी तथा आगरा में बनाई जाती थी। पटना में भी चीनी बहुत बनती थी, जो बंगाल द्वारा निर्यात की जाती थी। अन्य उद्योग। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते रहे हैं। विशेष रूप से चमकीले चित्रित बर्तन उत्तम बनाए जाते थे। आलोच्य काल में यह उद्योग काफ़ी विकसित था। बुरहानपुर, वेल्लोर, कुंभाकोनम तथा मेहरई चमकीले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के बर्तनों पर चमकीले, कलात्मक तथा शोभायुक्त डिजाइन बनाते थे। दिल्ली, लखनऊ और कश्मीर इस उद्योग के मुख्य केंद्र थे। वैसे यह उद्योग देश भर में व्याप्त था। मिट्टी की मूर्तियों, खिलौने बनाने का उद्योग प्राचीन काल से ही समृद्ध था, परंतु आलोच्य काल में इस उद्योग को क्षति उठानी पड़ी। इसका मुख्य कारण मुसलमानों पर धार्मिक प्रतिबंध लगाना था, जिसके अनुसार उन पर आमदनी तथा जानवरों के चित्र बनाने पर रोक लगाना था। इससे कला जीवन शून्य अलंकरण मात्र रह गई। बहरहाल बच्चों के खिलौने ज्यों के त्यों बनने जारी थे। आलोच्य काल में विभिन्न कृषि उत्पादनों जैसे नारियल, गिंगली, तिल तथा अरंडी के बीज से तेल निकालने का उद्योग भी विकसित था। इसके अतिरिक्त संगत राशि, पत्थर की खुदाई, बोतल बनाने तथा खिड़की तैयार करने के काम में कश्मीर में सामान्य रूप से किए जाते थे। कश्मीर अपने लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। भारत में बेंत व बांस के वृक्ष बहुत होते थे।
टोकरी, चटाई, छतें तथा झोपड़ी बनाने तथा सजाने के काम में इनका प्रयोग किया जाता था। बंगाल तथा उड़ीसा में लाख उद्योग पैदा होता था। इससे स्त्रियों के कंगन, कड़े तथा बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे। इसका मुख्य उद्योग गुजरात में था। हाथीदांत का काम करने वाले जड़ाऊ तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाने में बड़े निपुण थे। इनमें कड़े, कंगन, शतरंज के पट्टे, शतरंज के मोहरे मुख्य थे। दिल्ली तथा पूर्वोत्तर मुल्तान इसके लिए प्रसिद्ध थे। एक विदेशी यात्री नुनीज ने, जिसने विजयनगर का भ्रमण किया 1509 से 1529 ईस्वी, यहाँ हाथीदांत के गुटके बनाए जाते थे और उन पर सोने की पच्चीकारी की जाती थी। व्यापार वाणिज्य आलोच्य काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। पुरातन समय से ही भारत के बाह्य देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध थे। देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात जो सामग्री शेष बचती थी उसका बाह्य देशों में निर्यात कर दिया जाता था। यातायात एवं परिवहन की समस्या व्यापारियों तथा सामान ले जाने वाले साधनों के द्वारा पूर्ण की हो जाती थी। देश में व्यापार के लिए अनेक सड़कें तथा रास्ते थे जो सरकार द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे। सरकार का इन्हें सुरक्षित एवं ठीक दशा में रखना इसलिए भी आवश्यक था कि सड़कों से युद्ध के समय उनकी विशाल सेनाएं गुजरती थी। उसमें भाप के जहाज के अभाव के कारण समुद्री व्यापार खतरनाक था। फिर भी व्यापारी तथा विदेशी सौदागर माल को बाहर ले जाते थे। विदेशी व्यापार, जैसा कि ऊपर बताया गया कि प्राचीन युग से ही भारत का विदेशों के साथ वाणिज्य संबंध थे। सल्तनत काल में भारत का व्यापार प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर के देशों तक फैला हुआ था। अरब यात्री भारत के माल को इन देशों में ले जाकर बेचते थे और बाहर के माल को इस देश में ले आते थे। मुल्तान और कश्मीर होकर एशियाई देशों से थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। लाहौर, मुल्तान, लहारी बंदर सिंध में, काम्बे, पटना, आगरा आदि बड़े बड़े बाजार थे जहां विदेशों से वस्तुएं आती थी और फिर देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजी जाती थी। विदेशी व्यापार को दो शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। यथा समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार नंबर 1, दूसरा है भूभाग यानी थल मार्ग द्वारा व्यापार। अब नंबर 1 है समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार अधिकतर अफ्रीकी व्यापारियों के हाथ में था। कुछ सीमा तक इस व्यापार पर उनका एकाधिकार था। भारत को पश्चिमी देशों के साथ मिलाने वाले दो मुख्य सीधे समुद्री मार्ग थे, एक तो फारस की खाड़ी वाला और दूसरा लाल समुद्र वाला। लाल समुद्री मार्ग अनेक चट्टानों, बाधाओं तथा अधिक कोहरा होने के कारण दुष्कर था, अतः नाविक तथा सौदागर फारस की खाड़ी वाले मार्ग को पसंद करते थे। ये मार्ग इराक में बगदाद से चीन में कैंटन जाता था। खुले समय में अरबों के प्रभुत्व से इन मार्गों पर निस्संदेह कुछ प्रभाव तो पड़ा, परंतु ये मार्ग अलग नहीं हुए। अरब के महान यात्री इब्न बतूता 1333 से 1346 ईस्वी को अदन में हिंदू सौदागरों से बहुत से जहाज मिले हैं। उनमें केम्बे, किल्लन तथा कालीकट जैसे बहुत से बंदरगाहों से माल लाया गया था। वहां से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्री तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। इन बंदरगाहों से भारतीय माल चीन, लंका, इंडोनेशिया तथा भारतीय टापुओं को जाता था। भारत में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां विश्व के विभिन्न भागों से बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी आते थे। पश्चिमी सीमा में लाहरी बंदर सिंध में, गुजरात में केम्बे तथा गोवा और कोचीन तथा पूर्वी तटीय मछलीपट्टनम, पुलिकट तथा नजरकट्टन तथा बंगाल में हुगली, सतगांव, सिरपुरा तथा चटगांव उल्लेखनीय बंदरगाह थे। अरब तथा फारस के जहाज खजूर, फल, घोड़ों, समुद्री मोतियों
तथा रत्नों का पर्याप्त मात्रा में आयात करते थे। बदले में गुड़ और चीनी, मक्खन, जैतून के फल तथा नारियल ले जाते थे। व्यापारी भारतीय सामान, विशेष रूप से कपड़े ले जाते थे और बहुमूल्य तथा कुछ दूसरे धातु जिनके बर्तन और विभिन्न प्रकार की विलास की वस्तुएं बनती थी, बदले में लाते थे। अफगानिस्तान, फारस तथा मध्य एशिया के साथ मुल्तान, कोटा तथा खैबर पास के रास्ते से स्थल मार्ग व्यापार के अतिरिक्त माल कोरोमंडल समुद्री तट के रास्ते से फारस ले जाया जाता था। आलोच्य काल में भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं रुई से बनी हुई वस्तुएं, अनाज, तेल, तेल के बीज, ज्वार, चीनी, चावल, नील, गंध पदार्थ, सुगंधित लकड़ी तथा पौधे, कर्पूर, लवंग, नारियल, विभिन्न जानवरों की खालें, विशेषकर गेंडे तथा चीते की खाल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च तथा लहसुन थे। विदेशों में भारतीय रुई के कपड़ों की बड़ी मांग थी। ये मांग जावा, सुमात्रा, बोडा, मलाया, बोर्निया, अकनी, पेगू, शाम, बेटम आदि पूर्वी देशों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पश्चिमी देशों में भी भारतीय सूती कपड़े की पर्याप्त मांग थी। वर्थैया ने भारत भ्रमण 1503 से 1508 ईस्वी में किया था, जिसने वर्णन किया है कि गुजरात की केम्बे तथा बंगाल की बंगाला दो बंदरगाह समस्त फारस, तातार, तुर्की, सीरिया, बर्बरी अर्थात अफ्रीका, अरब, फेलिक्स, इथोपिया तथा भारत के समुद्रों के अनेक टापुओं को रुई तथा सिल्क के विभिन्न प्रकार के सामान भेजते थे। उन्होंने प्रत्येक वर्ष केम्बे से जाने वाले पृथक पृथक देशों के 3 जहाज़ों का जिक्र किया है और यह अनुमान लगाया है कि बंगाल से रुई तथा रेशम के 50 जहाज निर्यात होते थे। अधिकतर अफीम बिहार तथा मालवा में होती थी, जिसका आंतरिक रूप से निर्यात राजपूताना, बरार तथा खानदेश को होता था। पेगू, जिसे लोअर बर्मा, जावा, चीन, मलाया, अरब को समुद्री मार्ग से फारस को स्थल मार्ग से जाती थी। जहाँ तक भारत में आयातों का संबंध है, हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु निस्संदेह आयात की मुख्य वस्तुएं बहुमूल्य धातुएं थी। यद्यपि भारत में सोने चांदी की खानें नहीं थी, फिर भी विदेशों में से दोनों धातु आयात किए जाते थे तथा उनके निर्यात पर रोक थी। विदेशी व्यापार सोना तथा चांदी लेकर आते थे और उसके बदले में वाणिज्यिक वस्तुएं ले जाते थे। सोना मुख्यतः चीन, जापान, मलक्का तथा अन्य समीपवर्ती देशों से, मूंगा पेगू से तथा मोती और विभिन्न प्रकार के रत्न फारस तथा अरब से आते थे। दूसरा, थल मार्ग से व्यापार। समुद्री मार्ग के अतिरिक्त भूमार्ग द्वारा भी सीमांत देशों से व्यापार होता था। प्राचीन काल से ही सीमांत देशों से व्यापार होता आया है, परंतु मंगोलों के प्रादुर्भाव से इसमें अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में से सूखे मेवे, ताजे फल, अंबर, हींग, कुरकुरे, लाल पत्थर आदि का आयात पर्याप्त मात्रा में करता था। बाबर के अनुसार भारत और काबुल के बीच बड़ा सफल व्यापार चलता था। भारत कपड़े, कंबल, चीनी, नील, औषधि संबंधी जड़ी बूटियों का निर्यात करता था। बदले में वे फल आदि आयात करता था। हिमालय के राज्यों तथा तिब्बत से कस्तूरी, चीनी लकड़ी, खेत चीनी, अमीरा, आंखों की एक मूल औषधि, जेद, बढ़िया ऊन, सोना, तांबा, सीसा, तिब्बती गाय की दुम, शहद, सोहोगा, मोम, ऊनी सामान तथा बाज पक्षी से लदे हुए काफिले आते थे। नेपाल भारत को पशु तथा सींग, कस्तूरी, सोहागा, चिरेता, औषधि की जड़ी बूटी, मझिए, रंग, इलायची, चोरिस, तिब्बती गाय की दुम, महीन रोए, बाज पक्षी तथा बालचर एक सुगंधित घास निर्यात करता था। इनके बदले में तैयार वस्त्र, नमक, धातु, चीनी मिट्टी, मसाले आदि का आयात करता था। भूटान से भारत कस्तूरी तथा तिब्बती गाय की दुम का आयात करता था। पेगू के साथ व्यापार पुर्तगाली डाकुओं की गतिविधियों के कारण बहुत सफल नहीं था। भारत बुने हुए कपड़े के थान, सूत तथा अफीम का निर्यात करता था। इसके बदले में सोने, चांदी तथा मूल्यवान पत्थरों का आयात करता था।
खुरासानी व्यापारी तुर्की अब गुलामों और सुस्त्री नामक कपड़े का व्यापार करता था। बाबर और हुमायूं के काल में इसकी काफ़ी उन्नति हुई थी। घोड़े आयात के अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु थे। तुर्किस्तान में अजाक के लोग भारत को निर्यात करने के लिए घोड़े विशेष रूप से पालते थे। 6000 अथवा इससे अधिक के झुंडों में वे घोड़े भेजते थे। अरब यात्री इब्न बतूता ने वर्णन किया है कि होर्मुज, अदन, क्रीमिया तथा अजाक से अच्छी किस्म के घोड़े भारत को भेजे जाते थे। इन घोड़ों को सिंध तथा मुल्तान दोनों स्थानों में पालते थे। व्यापार संतुलन। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। समस्त देशों से व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे तथा उपयोगी वस्तुएं, जड़ी बूटियों, गोंद के बदले में सोना तथा रेशम देते थे। इसीलिए भारत में सोने और चांदी का विपुल भंडार था। इसी विपुल संपदा के कारण विदेशी आक्रांता भारत की ओर आकर्षित होते थे। विदेशी तथा भारतीय व्यापारी। भारत के समुद्री व्यापार में अरब तथा तुर्की के व्यापारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। खुरासानी व्यापारी चीन, फारस, अरब तथा भूमध्य स्थित देशों के साथ हमारे थल व्यापार से बड़े सक्रिय थे। परंतु ये कहना गलत होगा कि भारतीय व्यापारियों ने व्यापार का काम उन्हें सौंप रखा था। उत्तर भारत के मुल्तानी, गुजराती, बनिए, राजपुताना, मध्य भारत तथा गुजरात के बंजारे अथवा काफिले तथा कुछ ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने विदेशों के साथ वाणिज्य आरंभ किया था। उनमें से कुछ के पास अपने बड़े जहाज थे। इटली के यात्री निकोलो कॉन्ती 1419 से 1444 ईस्वी का कहना है कि इन व्यापारियों में से एक व्यापारी इतना धनाढ़ था कि उसके पास अपना माल ढोने के लिए 40 जहाज थे। भारतीय व्यापारी अधिकतर व्यापार पूर्वी अफ्रीका, लाल समुद्री बंदरगाह, फारस की खाड़ी के देश तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों, विशेषकर सुमात्रा तक करते थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सुल्तान तथा उनकी उत्तरवर्ती मुगल विदेशी व्यापार के हक में नहीं थे तथा उन्होंने भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा भी नहीं की। 1547 ईस्वी में एक समझौते के द्वारा विजयनगर का समुद्री व्यापार पुर्तगाली हाथों में सौंप दिया गया था, क्योंकि दक्षिण के राज्य उन्हें खदेड़ने में असमर्थ थे। समुद्री व्यापार सुरक्षित नहीं था तथा व्यापारियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। फिर भी हमारे व्यापार की बढ़ोतरी के लिए विदेशी व्यापार ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। जब वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में अंतरिक्ष द्वीप समूह का मार्ग मालूम किया था, उसके बाद लगभग एक शताब्दी तक भारतीय व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। पुलिकट, कासिम बाजार, पटना, बेलसर, नाजपट्टम तथा कोचीन में उनकी मुख्य फैक्ट्रियाँ थी। अरब वाले जो पहले इस व्यापार में बहुत भाग लेते थे, अब करीब करीब व्यापार से हटा दिए गए थे। आंतरिक व्यापार। विदेशी यात्रियों के वर्णन तथा समकालीन साहित्य में भारत के आंतरिक व्यापार पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। इसके अतिरिक्त वार्षिक तथा समय समय के मेलों में समीपवर्ती गांवों तथा कस्बों से पर्याप्त लोग तथा व्यापारी आते थे और खूब व्यापार होता था। फेरी लगाकर माल बेचने वाले तथा अन्य इस प्रकार के व्यापारी बहुत थे जो उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करते थे। इसके अतिरिक्त राजपुताना के प्रसिद्ध बंजारे थे जो हर प्रकार की चीज़ें जैसे अनाज, चीनी, मक्खन तथा नमक सैकड़ों बेलों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। कई बार ये काफिले 40,000 बेलों के हो जाते थे। व्यापारी भी काफिलों अर्थात कारवां में इधर उधर जाते थे जो उनके लिए बड़े सुरक्षात्मक थे। वे मुल्तान तथा लाहौर और राजधानी दिल्ली जैसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक केंद्रों में स्थापित बड़े बाजारों में जाते थे। प्राचीन काल से चली आ रही व्यापारिक परंपरा के अनुसार वैश्य ही आलोच्य काल के प्रमुख व्यापारी थे। उत्तर भारत में व्यापार गुजरातियों अथवा मारवाड़ियों
तथा दक्षिण में चेतियों के द्वारा होता था। छोटी छोटी वस्तुओं का व्यापार गांवों में होता था। कुछ चलती फिरती दुकानें होती थी जो घोड़े की पीठ पर लगाई जाती थी। महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार शहर की मंडियों में होता था। बड़े पैमाने का व्यापार कुछ विशेष वर्ग तक सीमित था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारी गुजराती और मुल्तानी थे। विदेशी मुसलमान व्यापारियों को खुरासानी कहकर पुकारा जाता था। ये देश के समस्त भागों में अपना व्यापार करते थे। बड़े बड़े उद्योगों पर दलालों का प्रभाव था, जिसे समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अथक प्रयास किया था। गांवों में मंडियां तथा शहर में बाजार व्यापार के केंद्र थे। परिवहन के साधन। परिवहन के दो साधन थे, माल व सामान। अधिकतर सड़कों से ले जाया जाता था, जो कि एक प्रकार के मार्ग होते थे जिनके दोनों ओर सायेदार पेड़ होते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय अथवा विश्राम घरे बने हुए थे। पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था थी। यात्रियों को मार्ग दिखाने की सुविधा के लिए छोटी छोटी अटारी अथवा मीनार बने हुए थे। राजपुताना के भाट भी खतरनाक सड़कों पर काफिलों का मार्गदर्शन तथा सुरक्षा करते थे और उनसे उपयुक्त प्रभार लेते थे। सामान ढोने का अन्य माध्यम नदी थी, जो कि अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम होता था। उदाहरणार्थ आगरा से मुल्तान के लिए गाड़ी भाड़ा 2 रुपये प्रतिमन था, जबकि मुल्तान से सिंध का नाव का प्रतिमन भाड़ा रुपये का केवल 3/4 भाग लिया जाता था। यद्यपि दूरी कुछ अधिक होती थी। कश्मीर, बंगाल, सिंध तथा पंजाब में अधिकांश सामान नदी से ढोया जाता था। लगभग सभी नौगम्य नदियों से, विशेषकर गंगा, यमुना तथा झेलम से पर्याप्त व्यवसाय होता था। रोल्फ फिंच 1513 से 91 ईस्वी ने 180 नावों के बेड़े में आगरा से बंगाल की यात्रा की थी। ठट्टा से लाहौर तक जाने में 6-7 सप्ताह का समय लगता था, जबकि वापसी यात्रा केवल 18 दिन लगते थे। आंतरिक व्यापार पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा स्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चुंगी लगाई जाती थी। उनके विभिन्न नाम तमगा अथवा जाकट आदि होते थे। चुंगी के अतिरिक्त समस्त बड़े बाजारों तथा बंदरगाहों को कुछ शुल्क रूप में देना पड़ता था, जो कि 2.5% बनता था। व्यापार को प्रभावित करने वाला दूसरा पहलू सड़कों पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। सुल्तान तथा मुगल बादशाहों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयत्न किए थे और उन्होंने डाकू तथा लुटेरों को कड़े दंड देने की व्यवस्था की थी, परंतु व्यापारियों में फिर भी भय बना रहता था। व्यापारी आमतौर पर काफिलों में शस्त्रों सहित यात्रा करते थे। अंतर प्रादेशिक व्यापार। देश के विभिन्न भागों अर्थात प्रदेशों के बीच भी अच्छा व्यापार चलता था। बंगाल, जहाँ खाद्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होती थी, चावल, चीनी तथा मक्खन का समुद्री व्यापार नियमित रूप से करता था। ये वस्तुएं कोरोमंडल, केप का मरीन के क्षेत्र से होती हुई कराची तक ले जाई जाती थी। केरल भी अफीम मंगाता था। बंगाल से चीनी, गुजरात तथा गेहूं दक्षिण भारत को आता था। पटना को चावल और सिल्क के बदले में गेहूं, चीनी तथा अफीम प्राप्त होती थी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात, आयात एवं निर्यात के लिए आगरा अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था। यह बंगाल और पटना से कच्ची सिल्क और चीनी का आयात पर्याप्त मात्रा में करता था। इसके अतिरिक्त पूरी सूबों से चावल, गेहूं तथा मक्खन आयात भी करता था। आगरा देश विदेशों में उत्तम प्रकार के नीले रंग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे हिंदुआन, बयाना, पंचूना, हिसोर
तथा खानवा में गेहूं की उपज होती थी। यहीं से गेहूं भारत के सभी बंदरगाहों तक तथा विदेशों को भी भेजा जाता था। व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र लाहौर और मुल्तान थे। वास्तव में काबुल, कंधार तथा फारस से होने वाला समस्त स्थल व्यापार इन शहरों से होकर होता था। लाहौर अपनी दरियों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि मुल्तान चीनी, अफीम, सूती माल तथा गंधक के लिए प्रसिद्ध था। सर्वोत्तम ऊंट मुल्तान में ही उपलब्ध होते थे। गुजरात तो प्राचीन काल से ही वाणिज्य का बड़ा केंद्र रहा था। इसके प्राकृतिक संसाधनों तथा उद्योगों ने इसे भारत के सबसे धनी तथा प्रगतिशील सूबों में से एक बना दिया था। ये सदैव कपड़े बुनाई का केंद्र रहा है। यहाँ के कपड़े गुजरात के मुख्य बंदरगाह केम्बे द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के दूसरे भागों, विशेषकर आगरा को भेजे जाते थे। इसके नील, सोरा तथा बुने वस्त्रों के बदले विदेशी व्यापारी पश्चिमी विलास प्रसाधन लाते थे, जिन्हें गुजरात, दिल्ली, आगरा, राजस्थान तथा मालवा के हजूर में भेजता था। केरल अपनी काली मिर्च के बदले में अफीम का आयात करता था। गुजरात, मालवा और अजमेर से गेहूं तथा दक्षिण एवं मालाबार से चावल मंगाता था। यह आगरा को रुई तथा केरल को रुई तथा सूती वस्त्र और ठट्टा को तंबाकू बेचता था। पुलिकट का छपा हुआ कपड़ा बहुत बढ़िया होता था, जो कि गुजरात तथा मालाबार तट को भेजा जाता था। बीदर, जो लगभग एक शताब्दी तक बेमनी राज्य की राजधानी था, आंतरिक व्यापार का विशेषकर बूटेदार कपड़े का, जिसे बीदरी वेयर कहा जाता था, जो तांबे, शीशे और रांगे का सम्मिश्रण होता था तथा सोने और आभूषणों से जड़ित होता था, महत्वपूर्ण बाजार था। मुगल काल के समय में से सिंध गेहूं, जो सूती कपड़े तथा घोड़े भारत के विभिन्न भागों में बेचता था और बदले में चावल, चीनी, गन्ना, इमारती लकड़ी तथा कुछ मसाले मंगाता था। कश्मीर, गुजरात तथा रावलपिंडी से तथा कभी कभी लद्दाख से नमक मंगाता था तथा बुरहानपुर से अच्छे चावल तथा चौड़े वस्त्र, गेहूं, दवाएं, चीनी, आम, लोहा, तांबा, पीतल के बर्तन, शीशे का सामान, सोना तथा चांदी तथा विलास की सामग्रियां भारत के विभिन्न भागों से मंगाता था। यह आगरा तथा अन्य स्थानों को साल, ऊन तथा सोना निर्यात करता था। गुजरात तथा मालाबार के बीच भी काफी व्यापार होता था। विजयनगर मालाबार से नारियल, इलायची तथा अन्य मसाले, कीमती पत्थर, मोम तथा लोहा, खजूर तथा चीनी का आयात करता था। कारोमंडल तथा विजयनगर का तटवर्ती व्यापार मालाबार के व्यापारी चलाते थे। यहाँ की आयात की चीज़ों में सुपारी, नारियल, काली मिर्च, खजूर, चीनी, केम्बे का कपड़ा तथा घोड़े सम्मिलित थे। यहाँ से चावल और कपड़े के बहुमूल्य पत्थर की बड़ी मांग थी। वे दक्षिणी राज्यों से हीरे और बुत तथा कायल से मोती तथा पेगू और लंका से दूसरे महंगे पत्थरों का, जो मुश्किल से मिलते थे, आयात करता था। ये मालाबार से काली मिर्च मंगाता था तथा रंगीन कपड़े, धातु, गुलाब जल, अफीम, चंदन की लकड़ी, मूंगा, पारा, केसर, कपूर, सिंदूर तथा कस्तूरी का भी आयात करता था। विजयनगर के व्यापारी पुलिकट से बर्मी लाल रत्न तथा कस्तूरी लाते थे। भारत के अंतर प्रादेशिक आंतरिक व्यापार का संपूर्ण वर्णन करना यह संभव नहीं है, क्योंकि लगभग सभी नगरों, विशेषकर राज्यों की राजधानियों के बीच उपयोगी वस्तुओं का खूब व्यापार होता था। आलोच्य काल के भारत का संपूर्ण व्यापार का वर्णन करना अथवा उससे अनुमान के रूप में बताना भी कठिन है। अब नेक्स्ट है शहरी या नगरीय केंद्र। नगर नियोजन की भारतीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। मुसलमानों ने भी काफ़ी लंबी अवधि तक अपने भवनों और नगरों में हिंदू स्थापत्य कौशल का प्रयोग किया।
भारतीय नगर नियोजन में मुसलमानों के योगदान के रूप में उनकी सुंदर और विशाल मस्जिदें, उनके दरवाजे, संभवतः फव्वारों का प्रयोग, गुंबद, मेहराब और नगर के चारों ओर एक संशोधित पद्धति की रक्षा बुर्जिया और अधिक कुशलतापूर्वक सैनिक उपकरणों से सज्जित दीवारें, ये सब शामिल है। आलोच्य काल के एक औसत नगर का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। नगर या तो किसी नदी के तट पर या कई मार्गों के संगम पर बसे हुए थे। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार होती थी। इसमें कई प्रवेश द्वार होते थे जिन पर कोतवाल नामक अधिकारी का दिन रात कड़ा पहरा रहता था। नगर में अथवा नगर के बहुत निकट जल व्यवस्था हेतु विशाल तालाब रहते थे। समकोण से जाते हुए दो मार्ग नगर के मध्य में एक दूसरे को काटते हुए होते थे और मुख्य प्रवेश द्वारों से जुड़े रहते थे। इन मुख्य मार्गों के दोनों ओर दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान होते थे। इन बाजारों में बड़ी रौनक होती रहती थी। संपूर्ण नगर विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। बड़े नगरों तथा प्रांतीय राजधानियों में शानदार विशाल भवनों का अलग ही आकर्षण होता था। यूरोपीय यात्रियों तथा समकालीन इतिहासकारों ने भारत के बड़े बड़े नगरों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यूरोपीय विद्वानों ने इनकी तुलना लंदन और पेरिस से की है। भारत के प्रमुख नगरों में दिल्ली के अतिरिक्त श्रीनगर, लाहौर, आगरा, केम्बे, अहमदाबाद, पटना, मुल्तान, उज्जैन, अजमेर, पुलिकट, बिदर, विजयनगर आदि थे। हुमायूं के एक मित्र मिर्जा हैदर ने श्रीनगर का वर्णन इस प्रकार किया है। शहर में देवदार के वृक्षों द्वारा निर्मित विशाल इमारतें हैं। इनमें से अधिकांश 5 मंजिली है तथा प्रत्येक मंजिल में साल, बरामदे और बुर्जिया है। इनके बाह्य भाग की सुंदरता अवर्णनीय है और प्रथम बार देखने वाला मनुष्य आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबा लेता है। लेकिन आंतरिक भाग बाह्य भाग के समान नहीं है। बाजार और गलियों के रास्ते पहाड़ी पत्थरों के बने हुए हैं। इस प्रकार श्रीनगर भारत का एक प्रमुख सुंदर नगर तथा व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। लाहौर भारत का एक अन्य नगर था। फादर मानसेरेट ने लाहौर का वर्णन करते हुए लिखा है कि संपन्नता, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौर एशिया अथवा यूरोप के किसी शहर की तुलना में बड़ा है। जहाँ के बाजारों में संपूर्ण एशिया के व्यापारियों की भीड़ रहती है तथा इसकी आबादी इतनी अधिक है कि इसकी गलियों में लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए चलते हैं। एडवर्ड टेरी के अनुसार लाहौर पंजाब का मुख्य नगर है। यह बहुत विशाल है, जो व्यक्तियों और सामग्रियों से परिपूर्ण है। ये भारत में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है। इन नगरों अतिरिक्त आगरा उस युग का एक प्रसिद्ध नगर था। यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच ने लिखा है कि आगरा एक विशाल नगर है। ये लंदन से भी बड़ा और घना बसा हुआ है। इसके बाजार व्यापारियों से परिपूर्ण रहते हैं। गुजरात के प्रमुख नगर केम्बे के बारे में बारबोसा लिखा है कि ये एक बड़ा और भव्य नगर है जिसमें अधिक व्यापारी और पूंजीपति लोग रहते हैं। दोनों हिंदू और मुसलमान हैं। फलंडर की भांति यहाँ नाना प्रकार के यंत्र संबंधी निपुण शिल्पकार है। केम्बे गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह भी था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। गुजरात में बने हुए कपड़े का निर्यात इसी बंदरगाह से होता था। अहमदाबाद भी गुजरात का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। ये अपनी सर्वश्रेष्ठ समृद्धि, अपनी जलवायु की रमणीयता और सारे विश्व की अनुपम वस्तुओं के होने से नितांत अद्वितीय है। उपयुक्त मुख्य नगरों के अतिरिक्त पटना भी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। यहाँ चावल और सिरक उत्पादन होता था जो निर्यात किए जाते थे और इसके बदले में गेहूं, चीनी और अफीम मंगवाया जाता था। मुल्तान उत्तर पश्चिमी भारत का लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर था। काबुल, कंधार तथा फारस से होने वाला समस्त स्थल व्यापार इस शहर से होकर होता था। इसके अतिरिक्त मुल्तान चीनी, अफीम, सूती माल तथा गंधक के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सर्वोत्तम ऊँट मुल्तान में ही उपलब्ध होते थे। अजमेर राजपुताने का प्रसिद्ध नगर था।
यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण मुसलमानों का तीर्थ स्थल भी था। यहाँ से गेहूं मालाबार तक भेजा जाता था। बीदर बेमनी राज्य की राजधानी होने के कारण दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। यहाँ के बाजार बूटेदार कपड़े तथा सोने और रत्न जड़ित आभूषणों के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण में विजयनगर भी प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। विजयनगर का तटवर्ती व्यापार मालाबार के व्यापारी चलाते थे। यहाँ से चावल और कपड़े का निर्यात होता था। विजयनगर के व्यापारी पुलिकट से बर्मी लाल रत्न और कस्तूरी लाते थे। इसके अलावा जौनपुर, बुरहानपुर, लखनऊ, खीराबाद आदि भी प्रसिद्ध व्यापारिक नगरीय केंद्र थे। दक्षिण भारत में गोलकुंडा एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नगर था, जिसका गोवा, मछलीपट्टनम और सूरत के बंदरगाहों से सीधा संबंध था। सारांश: आलोच्य काल में भारत में अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। स्थल और जल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान आया जाया करता था। ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि सड़कों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लाया जाया करता था। स्वयं ह्वेनसांग ने एक व्यापारिक जहाज से यात्रा की थी। उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र, पटना, मथुरा, अयोध्या और काशी व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर थे। मध्य एशिया, चीन, अरब और तिब्बत से बहुत पहले व्यापार किया जाता था। बाह्य देशों से व्यापार थल मार्ग और सामुद्रिक मार्ग के द्वारा होता था। तामल लिप्ति एक अन्य प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसके विषय में ह्वेनसांग ने लिखा है कि इस बंदरगाह में व्यापार की वस्तु एकत्रित रहती थी। आलोच्यकालीन उद्योग काफ़ी विकसित थे। इन उद्योगों तथा द्वारा उत्पादित माल विदेशों में निर्यात किया जाता था। यहाँ से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चंदन की लकड़ी, नारियल, चीनी कपड़ा, मलमल, हाथीदांत, मोती और बहुमूल्य पत्थर आदि थे। यह आयात की जाने वाली वस्तुओं में शराब, घोड़े, खजूर, पोस्तीन, मूंगा और रेशमी कपड़े थे। इस प्रकार आलोच्य काल में देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुडौल एवं विकसित थी। इस प्रकार हमने मध्यकालीन भारत में कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य और नगरीय केंद्रों के विषय में अध्ययन किया। धन्यवाद।